नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम ऐसी खबरें आपको बताते हैं, समझाते हैं सीधी सरल भाषा में, जो सीधी आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें ऐसी जिनका सरोकार सीधे आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। और आज मेरे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर, और इसका इशारा ही नहीं, साफ शब्दों में हमने पिछले 1 महीने 1.5 महीने में कई बार जिक्र किया है। खबर क्या? इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, फ्रंट पेज पर रखी है ये खबर, रियल इंटरेस्ट रेट स्लाइड इनटू नेगेटिव टेरिटरी। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि असल में जो आप पैसा बैंकों में डालते हैं, ब्याज कमाते हैं, जो असल ब्याज है वो अब नेगेटिव हो गया है, माइनस में हो गया है। यानी कि बैंक में आप पैसा डालते हैं तो साल भर बाद जो पैसा आपको मिलेगा वो दरअसल कम मिलेगा। और वो किस लिए कह रहे हैं, ये पॉइंट हमने लगातार फ्लैग किया है कि महंगाई दर को भी तो देखना होगा। रुपए की कीमत आज 100 रुपये हैं और महंगाई दर 6% चल रही है, ब्याज मिल रहा है 5%, तो दरअसल 1% का नुकसान हो रहा है। अब पिंक पेपर्स को भी ये खबर थोड़ा देर में समझ में आ रही है। ये खबर हम लगातार आज का मनी मंत्र में दर्शकों को समझा रहे थे सिद्धार्थ। हाँ, देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर हम अपने 100 रुपए को बैंक में आज रखेंगे तो हमको उस पर जो ब्याज है, ब्याज मिलकर जो मिला के वो 105 रुपए होगा। लेकिन उसी समय में जो महंगाई का दर है वो इस समय जो है करीबन 6% है। तो आपको 105 रुपए मिलेंगे, लेकिन महंगाई जो है वो 106 रुपए के आसपास है। तो तकरीबन जो है आपको 1 रुपए कम मिलेगा। मतलब जो आपको ब्याज है वो महंगाई दर उससे ज्यादा है, तो आपका जो रिटर्न है वो माइनस में है, वो निगेटिव है, वो 1 रुपए कम है। तो और इसका एक कारण ये भी है संदीप की पिछले काफी समय से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो स्लो डाउन मोड में है। और भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, इसकी ये लगातार कोशिश है कि वो जो है ब्याज दरों को नीचे लाए। और इसी कवायद में तकरीबन 115 बेसिस पॉइंट जो है उन्होंने इंटरेस्ट हाल के दिनों में रिपो रिवर्स रिपो कट रही है जी। और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी पड़ गई है और अब तो एकदम रुक गई है, थम गई है कोविड के बाद। तो वो चाहते हैं कि इसको किसी तरह से जो है वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएं, ब्याज दरों को नीचे लाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है कारोबारी जो है अब लोन लें, कर्ज लें बैंकों से, और ये अर्थव्यवस्था में पैसा जो है पंप हो। लेकिन ये भी हो नहीं रहा है। कोविड के बाद जो है अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो एकदम जो है स्लो डाउन है, बहुत बड़ा स्लो डाउन हिंदुस्तान इस समय, हिंदुस्तानी क्यों दुनिया में स्लो डाउन है। तो एक कारण तो ये है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो अच्छी बात, मतलब जो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटे हैं, लेकिन कुछ सरकार ने जो है आम आदमी का ख्याल रखा है। इसीलिए जो स्मॉल सेविंग्स के रेट्स हैं, जो स्पेशल स्कीम सरकार चलाती है लोगों के लिए, जिसमें कि लोग अपने लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स रख सकें, उनके इंटरेस्ट रेट्स में पीछे तो कमी की गई थी, क्योंकि जब ओवरऑल इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो उनको भी नीचे लाना होता है। लेकिन अभी भी पीपीएफ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उस पर आपको 7% के ऊपर जो है ब्याज मिल रहा है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्कीम लाई थी ये सरकार 3-4 साल पहले, उस पर भी इंटरेस्ट रेट अभी भी अच्छे हैं, 7% के करीब हैं। तो ऐसी स्कीम्स भी हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे पर ये सारा लॉन्ग टर्म का है ना। देखिए 1 मिनट सिद्धार्थ, आम आदमी को समझानी पड़ेगी ये रिवर्स रिपो और रिपो क्या होता है। हमने कई बार समझाया है। रिपोजिटरी रेट्स होते हैं। भाई बैंक क्या है? बैंक आपका पैसा लेता है या आप निकालने चले जाओ, और हर रोज़ देखना होता है कि भाई वही खाता मैच कर जाए। अगर लोगों ने पैसे ज़्यादा जमा कराए बैंक के पास और शाम तक सपोज फ़र्ज़ कीजिए उनके पास 100 करोड़ ज़्यादा हो गए, तो वो आरबीआई को दे देगा और आरबीआई से ब्याज लेगा। इसे रिपो कहते हैं। और अगर निकासी ज़्यादा हो गई और उनको 100 करोड़ रुपए फ़र्ज़ कीजिए कम पड़ गए हैं खाते में, तो वो लेगा आरबीआई से। ये रेट्स अगर कम और भी है, हाँ, और ये रेट्स कम हो जाएंगे तो हम सेविंग बैंक
अकाउंट जो होता है, हम तो सेविंग बैंक अकाउंट रखते हैं, तो उसमें ब्याज दरें कम हो गई, वो तो 3-3.25% पर आ गई। जो हम 6% महंगाई की बात कर रहे हैं, दरअसल ये 1 साल के डिपॉजिट, जो टर्म डिपॉजिट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सेविंग खाते में तो हम 3% का नुकसान हो जाएगा, और यहां पर 1 साल का फिक्स्ड भी करेंगे तब भी नुकसान हो रहा है। ये भी दर्शकों को समझने की जरूरत है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटी बात और मैं कहूंगा कि देखिए, ये जो महंगाई दर है ये अभी जून का है। जून का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि ये भी जो है आगे चल के दूसरी तिमाही तक ये भी 4% तक चला जाएगा। तो जो नेट आप जो बात कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट जो है, मुझे लगता है थोड़ा सा जो है गेन मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि महंगाई जो सप्लाई साइड जो इस समय जो ये पूरा डिसरप्शन हुआ है, प्लस ये जो हम देख रहे हैं मॉनसून की बारिश है, कई कई जगहों पे फ्लड्स आ जाते हैं, तो सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स आते ही हैं, बॉटलनेक्स आते ही हैं। तो इससे भी जो है प्राइजेस जो हैं, जो कीमतें हैं, जो टेम्परेरी फूड प्राइजेस वगैरह जो है टेम्परेरी, उनमें एक जो है स्पर्ट आता है या बढ़ जाती है एकदम से। और एक जो दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे, रेपो और रिवर्स रेपो। देखिए, रेपो रेट आरबीआई क्यों घटा रहा है? वो चाहता है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करे ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल पाए। दूसरा, रिवर्स रेपो आप क्यों कम करते हैं? बैंक को भी आरबीआई डिस्करेज कर रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप लेंडिंग करो। लेकिन संदीप, प्रॉब्लम क्या है? अगर बैंक लेंडिंग कर ही नहीं पा रहा है तो वो रिवर्स रेपो में जाके पैसा पार्क कर देता है आरबीआई के पास। अब बैंक को भी, तो संदीप बैंक को भी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि रेपो रेट से रिवर्स रेपो 1% कम है। और उसके पीछे तो संदीप क्या है कि बैंक अब करे क्या? बैंक के पास भी कोई बहुत ज्यादा इस समय जो है ऑप्शंस नहीं है, जब वो लेंडिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी या पैसा जो सिस्टम में पैसा इस समय है वो बहुत ज्यादा है, और उसकी जो उपयोग या उसकी जरूरत या जो प्राइवेट सेक्टर को जो वो पैसा लेना चाहिए या कर्ज लेना चाहिए, जिसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है कि बहुत ज्यादा स्कीम्स लेके आए, हम एमएसएमई के लिए लाए हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाए हैं, उस तरह से कोशिश हो रही है। लेकिन संदीप, एक जो नेचुरल डिमांड है वो इस समय है नहीं, सारी तरफ अनिश्चितता है, ना केवल हिंदुस्तान और ऊपर से लैंडिंग करने में संकट काल, संक्रमण काल में जो सरकारी बैंक हैं उनको तो पैसे देने पड़ रहे हैं, प्राइवेट बैंक हाथ खींचे हुए हैं, उनको डर है एनपीएज ना हो जाएंगे। उदय कोटक का ही बयान था, 4-5% भी बैड लोन हो गए तो बैंकों का बंटाधार हो जाएगा। तो ये भी एक दिक्कत है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लैग किया है, जिसको कि अभी पिछले हफ्ते ही रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात की ओर संकेत कर दिए हैं कि आने वाले समय पे बैंकों के एनपीए दोबारा बढ़ने वाले हैं, और बैंकों के लिए ये टाइम आ गया है कि वो जो है कोविड स्ट्रेस टेस्ट कर लें, अपनी तैयारियां कर लें, ये देख लें कि एनपीए किस लेवल तक बढ़ सकते हैं, उसके लिए वो बफर क्रिएट कर लें, या अन्यथा इसके अलावा वो अपने कैपिटल रेजिंग, जो कि उनको पैसे पूंजी जो बाजार से उठानी है, ताकि वो जो भी इसके लिए जो आने वाले टाइम में बैड लोन हो, उसके लिए जो उनको प्रोविजनिंग करनी हो, इन सब चीजों के लिए बैंकों को तैयार होना होगा। और इस बात के जैसे ही संदीप, हमको लगता है अभी ये जो 5-6 महीने का बफर दिया गया ना, जो मॉरिटोरियम लगा दिए गए, तरह तरह की सरकार ने जो अभी सहूलियतें दी हैं, तो उसकी वजह से ये जो एनपीएस वगैरह ये भी दिख नहीं रहे हैं। तो संदीप, आने वाले टाइम में एफडी रेट और घटेंगे, इसके भी क्लियर कट संकेत हैं, क्योंकि अभी लगता है मुझे आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट और घटाएगा। तो संदीप, अब अगर महंगाई बढ़ती है तो हो सकता है कि रियल इंटरेस्ट रेट, अभी तो 1% हम बात कर रहे हैं कि माइनस में है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आपको आपकी एफडीज पे रिटर्न और कम मिले। तो बैंकों में पैसा रखना कितना भाई महफूज तरीका है, एक सेफ तरीका है, लेकिन उस पर रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये एक हकीकत हम लगातार फ्लैग करते रहे हैं। एक बड़ी खबर, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया, पर ये राहत की खबर है। रिलीफ फॉर स्टूडेंट्स एज यूएस रोल्स बैक वीजा रूल। हम आपको बता रहे थे भारत के लाखों छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं, और वहाँ पर क्योंकि संक्रमण काल है, संकट काल है, सबसे ज़्यादा मार अमेरिका पर पड़ी है, और वहाँ अब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। तो ट्रंप सरकार ने फैसला किया, जहाँ ऑनलाइन क्लासेस है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं, कैंपस में क्लासेस नहीं हो रही, वो छात्र अपने देश वापस जाएं। और इसमें बड़ी दिक्कत आ गई थी। लगभग 10 लाख छात्र हैं वहाँ पर, उसमें से 1,94,000 भारतीय छात्र हैं। और फिर एमआईटी, हार्वर्ड, वो कोर्ट में गए। अब सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है। तो सिद्धार्थ, बहुत बड़ी राहत है
ना सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना केवल स्टूडेंट्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए, इसके अलावा भी जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे थे, ये सब मतलब बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्टडीज के लिए यहाँ जो है स्टूडेंट जाते हैं। और तकरीबन दुनिया भर से 10 लाख स्टूडेंट जो हैं अमेरिका के ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में जो है इनरोल्ड हैं। 2 लाख केवल अकेले भारत से हैं। और संदीप, ये समझने वाली बात है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। तो केवल क्लासेस ऑनलाइन हो जाने से ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट्स को वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। आपको अपना रिसर्च काम करना है, जो वो पीएचडी कर रहे हैं या किसी और तरह का रिसर्च कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको फिर भी वहां रहने की जरूरत है। दूसरा, आप कोविड काल में ऐसा जहां पे अनिश्चितता है, जहां पे ट्रेवल बैन्स हैं, लोग ट्रेवल जब तक कि जरूरी ना हो तब तक नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में आप स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि साहब आपका हम वीजा कैंसिल कर देंगे। तो मुझे लगता है ये पूरी पॉलिसी अपने आप में जो है उसमें एक बहुत विरोधाभास था। और यही कारण है कि उसको दोबारा उस पर पुनर्विचार किया अमेरिका ने और अब उसको वापस लेने की बात की है उन्होंने। इसके अलावा जो छात्र वहां रहते हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था को भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं। वहां पे आप कहीं पे भी रहेंगे तो आप वहां पे कुछ ना कुछ खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वहां पे किसी न किसी तरह से उनकी सुविधाओं का उपयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, वो अमेरिका की इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और कई स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में यही स्टूडेंट्स आगे चल के अमेरिका में ही रह जाते हैं। बिल्कुल। और नहीं, देखिए लोन लेकर पढ़ते हैं ना बहुत सारे छात्र, माता पिता लोन लेते हैं या स्टूडेंट्स अपने नाम पर लोन लेते हैं कि नौकरी लगेगी तो ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत पसोपेश में थे, बहुत परेशान थे। अब ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है, दर्शकों को बताने लायक खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स ने, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इकोनॉमी पेज पर छापी है। कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस हेल्थ ओवरटेक्स मोटर बिजनेस। मतलब सिद्धार्थ, जो बीमा कंपनियां हैं, आप या मैं, हम में से कोई भी हमारे दर्शक जो बीमा कराते हैं, सबसे पहले वो हम अपना बीमा कराएं या ना कराएं, गाड़ी का बीमा वो तो मैंडेटरी होता है। यहाँ पर हम जान और अपने स्वास्थ्य का बीमे पर इतना ध्यान नहीं देते, अरे गाड़ी की इंश्योरेंस बाउंस ना कर जाए क्योंकि 1000-2000 का चालान कट जाएगा, 10-20 लाख का मेडिकल बिल आ जाए, हम मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। पर संकट काल ने, संक्रमण काल ने थोड़ी आंखें खोली हैं, थोड़े दिमाग में बल्ब जला है सभी लोगों के, आपके भी, मेरे भी और अब दर्शकों के भी। तो अब मोटर बिजनेस मतलब अपनी गाड़ी, अपने स्कूटर की इंश्योरेंस जो हम कराते थे, अब दरअसल द हेल्थ सेगमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड 36% ऑफ द डोमेस्टिक जनरल इंश्योरेंस। 36% बीमा का काम अब स्वास्थ्य से जुड़ा हो गया है। सिद्धार्थ, देखिए ये बहुत स्वाभाविक था। देखिए ये कोविड के आने के बाद हमको तरह तरह की नई चीजें देखने को मिल रहे हैं। नए नए जो है इस तरह के नए आपको स्ट्रीम्स में जो है नए बिजनेसेस दिख रहे हैं। हेल्थ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिंदुस्तान में हेल्थ केयर के प्रति हम लोग बिल्कुल भी सजग नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी तरह इंश्योरेंस जो हमसे आपसे जुड़ा हुआ, चाहे वो टर्म प्लान हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, इसको लेने के प्रति हमें बिल्कुल सजगता नहीं है। हाँ। हम लोग बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। और गाड़ी का भी इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम? डंडा है ना, डंडा चला हुआ है, डंडे के डर से हम करवा रहे हैं। अगर कह दे कि मत कराइए तो आधे लोग वो भी नहीं कराएंगे। और कोरोना के बाद जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए करा रहे हैं संदीप, क्योंकि एक बात बड़ी साफ है, क्योंकि अभी इसका इलाज नहीं, तो जो इससे भय है, डर है, प्लस कंपनीज भी नए प्लान्स लेके आ गए। हालांकि प्लान्स थोड़े महंगे हो गए क्योंकि अब उन्होंने कोरोना भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, तो उसकी वजह से हेल्थ जो है आपके जो इंश्योरेंस की जो कीमत है, हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्लान्स हैं वो थोड़े महंगे जरूर हुए हैं। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, पॉजिटिव साइन मानता हूँ। चाहे वो डर से या भय से कम लोगों का रुझान हेल्थ इंश्योरेंस लोग खरीद रहे हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं। हिंदुस्तान के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, परिवारों के लिए बहुत अच्छा है। उससे उनको एक सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों मिलती है। और इसके पीछे एक और कारण कोरोना से ही जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। अगर मोटर इंश्योरेंस कम इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि नई गाड़ियां बहुत बिक नहीं रही हैं, और बिक भी रही हैं तो थोड़ा पेंट अप डिमांड थी जो 3-4 महीने से रुकी हुई थी सेल्स। नहीं, सही कह रहे हैं। ये
30% कंट्रीब्यूशन था स्वास्थ्य बीमा का इंश्योरेंस सेगमेंट में, अब 36 हो गया, और गाड़ियों का अब 26 हो गया जो पहले 37 होता था। वो आप बात ठीक कह रहे हैं, पर यहाँ पर बात ये है, देखिए गाड़ी का डेंट पेंट तो चल जाता है, गाड़ी में डेंट लगा हम उसके बारे में बड़े परेशान, अरे बॉडी में डेंट हो रहा है, बॉडी में बीमारियां लग रही हैं, उसके लिए हम प्रावधान नहीं करते हैं। ये सोच भी बदल रही है और बदलनी चाहिए, ये एक अच्छा संकेत है। अब एक और खबर, एक और बात बोलूंगा हाँ संदीप यहाँ पे, प्लीज, हाँ। कि कुछ लोग मोटर इंश्योरेंस इसलिए भी अभी कम करा रहे होंगे, गाड़ियां बाहर नहीं निकल रही हैं, तो कुछ लोग हो सकता है उन्होंने अपने इंश्योरेंस रिन्यू ना भी किया हो, कुछ लोगों के सामने संकट भी हो संदीप, तो आप जो है बेयर एसेंशियल खर्चे कर रहे हो, क्योंकि देखिए संकट काल में कई लोगों की नौकरियां भी गई हैं, बिजनेसेस एकदम डाउन हैं, कुछ लोगों के खत्म भी हुए हैं, तो ये सब भी फैक्टर्स होंगे संदीप जब मोटर इंश्योरेंस कम हुआ है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ने के पीछे एक स्वाभाविक कारण है, कोरोना के बाद लोगों में डर है, भय है, और लोगों का रुझान अब हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ा है। अब एक और बड़ी खबर, और ये जो निजीकरण की लगातार बातें हो रही हैं और कोर सेक्टर में सरकारी उपक्रमों में अब निजीकरण को जो तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसा भी नहीं है, ये बात और है। पहले ये कहा जाता था कि नहीं हम कुछ नहीं बेचेंगे, लेकिन ये संकट काल में इकोनॉमिक सेंस भी थोड़ी थोड़ी आने लगती है। एयर इंडिया टू सेंड 600 एम्प्लॉयज ऑन फर्लो, मतलब मोटी मोटी बात यह है, एयर इंडिया में 9,426 एम्प्लॉयज हैं, उनमें से अब प्लान ये बनाया गया है, 7 जुलाई में एक बैठक हुई और ये चॉकआउट की गई, 600 एम्प्लॉयज़ को लीव विदाउट पे पर भेज दिया जाएगा कि आप जाइए। दरअसल इनकी अब छटनी की बारी आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो गलत तो नहीं कह रहा मैं सिद्धार्थ? देखिए एविएशन इंडस्ट्री कोरोना के बाद बहुत ज्यादा संकट में है, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्योंकि लोगों ने टूर एंड ट्रैवलिंग एकदम बंद है, केवल इसेंशियल ट्रैवलिंग इस समय लोग जो एकदम मजबूरी है या जरूरी है वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसकी सबसे ज्यादा मार या सबसे पहली मार अगर किसी चीज पे पड़ी है तो वो है एविएशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। तो एविएशन दुनिया भर में इस समय हम कहीं पे भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मशहूर एयरलाइन है क्वांटास, फिर आपकी लुफ्तांजा, इन लोगों ने 15-20 हजार अपने एम्प्लॉयज को घर बैठने के लिए कह दिया है। तो इस समय, और जहां तक अगर हम लौट के अपने घरेलू एयरलाइंस की बात करें तो एयर इंडिया को ऑलरेडी इसको बेचने के लिए सरकार ने इसको ब्लॉक पे लगा रखा है, इसकी बिड इस समय मंगा रखी है। एयर इंडिया पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि इसको पीछे 5-6 साल पहले सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का एक कैश इन्फ्यूजन भी दिया था कि ये एयरलाइन अगर अपने घाटे से जो है निकल आए, उबर पाए, अपने आप चल जाए, लेकिन ऐसे कई प्रयास अभी तक आज तक सफल नहीं हुए हैं। तो साफ संकेत दे रही है ना सरकार। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी सिद्धार्थ कि नहीं अब फिर से कोई बेल आउट नहीं दिया जाएगा, बहुत पैसे दे लिए। तो एयर इंडिया के निजीकरण की तरफ ये साफ राह दिख रही है क्या? 600 लोगों को आप फरलो पर भेज रहे हैं, पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है। देखिए पैसा डालने की बात तो ये है कि पैसे हैं भी नहीं, हाँ, तो पैसे डाले कहाँ से जाएंगे? तो आपको अभी ये देखना है कि इसेंशियल खर्चे, तो एयरलाइन को आपको जिंदा भी रखना है, क्योंकि आपने उसको बेचने का जो पूरा प्रोसेस है वो चालू कर रखा है। जहां तक आप जो बात कह रहे हैं कि ये एकदम साफ संकेत मान लें कि ये हम निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार की चले तो सरकार इसको आज बेच दे, लेकिन समस्या ये है कि एविएशन इंडस्ट्री इस समय इतने बड़े संकट से गुजर रही है कि इस समय एयर इंडिया के लिए हमको खरीदार मिलेगा, दाम ही नहीं मिलेगा, ढंग की कीमत नहीं मिलेगी। दाम तो देखिए संदीप, ये बात भी मैं आपको एक बात बोलूं, इस समय जो एयर इंडिया है इसके जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, जो इकट्ठा करके जो इसका पूरा घाटा है वो तकरीबन 70,000 करोड़ तक है। जो कंपनी इसको खरीदेगी उसको इसके साथ जो है जो तकरीबन 60 जहाज जो एयर इंडिया के साथ आपको मिलेंगे, 60-62 जो पूरी इसकी फ्लीट है, उसके अगेंस्ट जो कुछ लोन्स हैं 20-22 हजार करोड़ के, वो भी उस कंपनी के तरफ चले जाएंगे। जो बाकी बचेगा लॉस वो सरकार ने ऑलरेडी एक कंपनी बना के अपने ऊपर ले लिया है, वो भी 30-32 हजार करोड़ का है। तो पूरी कोशिश सरकार की तो ये है कि किसी तरह कि ये हमारे सर से उतर जाए, हमारे यहाँ से निकल जाए। और यही इसी की वजह से ये
कॉस्ट मिनिमाइज करके इसको इस समय किसी तरह ऑपरेशनल रखने की कोशिश है कि चलती रहे किसी तरह, और दिसंबर जनवरी तक कोई ना किसी कोई खरीदार आ जाए और हम इसको किसी तरह से बेच दें। इससे इस समय सरकार इसकी कीमत या कितना पैसा मिलेगा इस पे तो बिल्कुल देख ही नहीं रही है। इस समय तो इट इज लाइक सेइंग इन इंग्लिश स्टॉप लॉस, किसी तरह से हम अपना घाटा कम करें और ये हमारे सर से निकल जाए। अब आज की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर बड़ी कितनी है आप इस बात में देखिए, पिंक पेपर्स की बात नहीं है, नॉर्मल अखबार भी अगर मैं आपको दिखाऊं, इंडियन एक्सप्रेस कहता है गूगल टू इन्वेस्ट ₹33,737 करोड़ इन जियो। तो हम आपको लगातार खबर बता रहे थे कि गूगल भारत में $10 बिलियन, और मैं आपको लगातार बता रहा हूं 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 10 बिलियन का मतलब होता है 75,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने वाला है। जियो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मुकेश अंबानी की कंपनी में 33,737 करोड़। ये इंडियन एक्सप्रेस। बिजनेस स्टैंडर्ड RIL 3.0 मेड इन इंडिया 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स। अब 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा जियो, सर्च इंजन देगा गूगल। ये मैं थोड़ा आपको अभी समझाता हूं, पर मैं हेडलाइंस का आपको अंदाजा दे रहा हूं। इकोनॉमिक टाइम्स, गूगल टू पिक 7.7% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 33.7 थाउजेंड करोड़। तो हर अखबार ने इसे अपने फ्रंट पेज पर छापा है। अब आसान और सरल भाषा में समझाइए, इस खबर के 3 आयाम हैं सिद्धार्थ। पहला आयाम, 33,000 करोड़ गूगल लगा रहा है। गूगल एक सर्च इंजन है। जियो कह रहा है हम 5G टेक्नोलॉजी, ये हुआवे, नोकिया, एरिक्सन, ये जो बनाते थे, हम इसको बहुत ही सस्ते दाम में हम बनाएंगे। सर्च इंजन गूगल का होगा, स्मार्टफोन हम दे देंगे। तो ये होता दिख रहा है। ये ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लग रहा है। पिछले साल मुकेश अंबानी ने अपने जो एनुअल जनरल मीटिंग उनकी पिछले साल की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में कंपनी जो है रिलायंस ग्रुप वो कर्ज मुक्त हो जाएगा, और इस बात को उन्होंने जो है साकार करके दिखाया है। आप केवल पिछले 85 दिन में देख लें, जितना 2020-21 के बजट में भारत ने डिसइन्वेस्टमेंट में, भारत की सरकार ने विनिवेश से पैसा उठाने की बात कही थी, तो तकरीबन 2,10,000 करोड़ का हमारा लक्ष्य है। उतना अकेले रिलायंस ने पिछले करीब 1.5-2 महीने में उतना पैसा जो है अपने उनकी कंपनियों में निवेश हुआ है, जिसमें से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का निवेश अकेले रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स में हुआ है। तो ये साकार होता बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी फेसबुक, अमेरिका की 2 बड़ी कंपनी जिनको आप बैंक का जो पार्ट है, मतलब फेसबुक हो और आपका जो अब गूगल भी आ गया है इसमें, तो ये दोनों, और जो कल मुकेश अंबानी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में दूसरी बड़ी बात कही, उन्होंने जो कही कि वो जो 5G का सोल्यूशन उनका एकदम घरेलू टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से तैयार है, वो उसको कभी भी लॉन्च कर देंगे। जैसे ही उनको 5G स्पेक्ट्रम उनको अलॉट होता है, जैसे ही सरकार देती है, तो वो उसका टेस्ट रन शुरू कर देंगे। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि ऐसे समय पे जब हमारा चीन से जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और हम चीनी कंपनियों को, न केवल हम, दुनिया से चीनी कंपनियों को, जो हुआवे को जो है लंदन, यूके ने भी उस पर बैन लगा दिया है, बोला है कि आप 2027 तक जो है यूके छोड़ दें। तो ऐसे समय पे 5G की घरेलू टेक्नोलॉजी लेके आना बहुत बड़ा काम है। हाँ, इसके टेस्ट रन अभी, ये सीधा दर्शकों से जुड़ी खबर है। बाकी रिलायंस क्या करता है, वो उनका कारोबारी काम क्या है, उससे हमें लेना देना नहीं। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी आती है, हम चीन पर डिपेंडेंट थे, एक तो वो डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी अगर ये 1 साल में ले आते हैं जैसा ये कह रहे हैं, और 5G टेक्नोलॉजी पुरानी कीमतों के बजाय और सस्ती कीमतों पर मिल जाती है, तो ग्राहकों की, आम दर्शक की, आम उपभोक्ता की तो बल्ले बल्ले है। हाँ, और इसके साथ साथ अभी तक भी जो आप जियो का रिकॉर्ड देखेंगे, आज हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, और उस पे जो वो इंटरनेट चला रहा है वो किसका है, वो जियो का है, और इसको बहुत सस्ते दामों पे उन्होंने लोगों को मुहैया कराया है। और अब जो सर्च इंजन है, गूगल आपके साथ हाथ मिला रहा है, आपकी कंपनी में 7.25% आप हिस्सेदारी ले रहा है, तो ये मतलब ये जोड़ी और मजबूत होगी।
बिल्कुल जियो है, गूगल आ गया संदीप, इसके साथ साथ फेसबुक है और अन्य बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी जियो में अब इन्वेस्ट कर चुके हैं। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ आ चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत को 2G मुक्त कर देंगे और एक सस्ता एंड्रॉयड फोन वो बनाएंगे, टेक्नोलॉजी सस्ता गूगल के साथ मिलकर बनाएंगे, जो कि 2G से 4G, जो ग्राहक हैं वो 2G से 4G पे पूरे सब लोग तकरीबन अगले 1 साल में शिफ्ट हो जाएं। तो ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरा, उनका एक तीसरा बड़ा वेंचर जिसकी वो बात कर रहे हैं वो रिलायंस रिटेल, और इसमें उन्होंने क्या किया है कि ना केवल ई प्लेटफॉर्म की आप जाके फ्लिपकार्ट या अमेजन की तरह सामान खरीदे रिलायंस में, उन्होंने किराना स्टोर्स को भी इसमें अपने साथ ले लिया है। तो जो कि अभी तक जिनका जो सबसे बड़ा इस ई प्लेटफॉर्म्स का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है या सबसे बड़ा जो विरोध हो रहा है तो इन किराना स्टोर्स से हो रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने जो है किराना स्टोर्स को साथ लिया है। साथ ही अब उन्होंने कहा है कि इसमें भी वो अगले साल इस वित्तीय वर्ष में बड़े जो है फाइनेंशियल मतलब इन्वेस्टमेंट उनके होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही जो है बड़े स्ट्रैटेजिक मतलब नहीं, जो वो की रिलायंस की दुनिया जियो वो क्या कर रहे हैं वो करते रहें। हमें दर्शकों की अगर हम बात करें, सस्ती 5G टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, देसी टेक्नोलॉजी बनेगी, गूगल उसमें सहयोग देगा तो स्मार्टफोन बनेंगे, स्मार्टफोन में सर्च इंजन गूगल का, टेक्नोलॉजी भारतीय है, तो ये एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन आम दर्शक के लिए बन जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, जूम वगैरह में बड़ी दिक्कत, निजता के सवाल उठ रहे हैं, तो जियो मीट ये क्लासेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि अच्छी टेक्नोलॉजी सस्ते दामों पर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल हो सकती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं मेड इन सिद्धार्थ? इंडिया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और चीन से मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई चीनी दखल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि पूरी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी पे है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी इसमें बड़े पैमाने पे इसमें जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मतलब इसके कई आयाम हैं, मतलब केवल एक तो सस्ती मतलब एक निश्चित डोमेस्टिकली जो है हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, हमारा इससे चीन पे जो निर्भरता की बात हो रही थी या जो सवाल उठ रहे थे हमारे 5G रोल आउट की ये डिले हो जाएगा, उसको बिल्कुल जो है उसको भरोसा मिलता है। साथ ही जो है हिंदुस्तान में जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको भी इसमें निवेश करने का, इसमें भागीदारी करने का मौका मिल रहा है। रिलायंस उनको बड़े जो आगे टेक्नोलॉजी का ज़माना मतलब डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो वो हब, अब ये वॉर है, चीन में गूगल जा नहीं सकता, पहले भी नहीं जा सकता था, अब यहाँ पर आ गया है, तो टेक्नोलॉजी वॉर का हब इंडिया बनेगा। इंडिया को इसका फ़ायदा हो सकता है, उपभोक्ताओं को, दर्शकों को सस्ती टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी सस्ते दामों पर मिलेगी। तो ये विन विन सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आसान सरल सादी भाषा में दर्शकों को खबरें समझाने के लिए। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।